इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत हो गया है, ठीक है ना, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो भौतिक भूगोल है उसमें से हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना कर ली है और ज्वालामुखी भी हो गया है, ठीक है ना, सौरमंडल हो ही गया है, यानी कि ब्रह्मांड भी करा दिया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो गई हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग एशिया का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग सिर्फ एशिया का परिचय लेंगे। एशिया को पढ़ें इससे पहले थोड़ा सा विश्व को भी समझ लें हल्का सा। पहले भी मैंने बताया है पूरा विश्व जो है ये 7 महाद्वीप और 5 महासागरों से मिलकर के बना हुआ है। नाम याद है सबको? नाम याद है? सबसे पहले एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया, 4 हो गए। 5वां है उत्तरी अमेरिका और छठा है दक्षिणी अमेरिका। और एक महाद्वीप आपका यहाँ पर आता है और उसे हम बोलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यहाँ पर है। और 5 महासागर हैं। कौन कौन से? यहाँ यूरोप, एशिया के पूर्व में यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर है। पृथ्वी चूंकि गोल है तो अगर यहाँ प्रशांत महासागर है तो अमेरिका के पश्चिम में यहाँ पर भी प्रशांत महासागर ही होगा, तो ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ये बीच में जो एस आकार का अब देख रहे हैं, इस तरीके से एक आकार बन रहा है एस आकार का, ये अटलांटिक महासागर है। इसे अंध महासागर या आंध्र महासागर भी कहा जाता था, उसके ये भी नाम है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यहाँ पर ये भारत है और भारत के पश्चिम में, भारत के दक्षिण में जो महासागर है इसे हम हिंद महासागर कहते हैं। ये अफ्रीका के पूर्व में है और एशिया के दक्षिण में यहाँ पर जो सागर है उसे हिंद महासागर कहते हैं। कितने हो गए? 3 महासागर हो गए। चौथा महासागर जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, उत्तर में जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जलराशि है इसे हम कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे दक्षिणी ध्रुव सागर भी कहा जाता है। और इसी तरीके से जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक कहा जाता है और आर्कटिक के पास का जो क्षेत्र है, इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है, इसे आर्कटिक महासागर कहा जाता है। इस तरीके से विश्व के ये 5 महासागर और 7 महाद्वीप स्थित है। इसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। बड़े छोटे के आधार पर आप लिखना चाहें तो उसे उसी क्रम में आप लिख सकते हैं। तो एक बार क्रम आप देख लीजिएगा, पहले सबसे बड़ा, बड़े से छोटे की तरफ, इसे आप नोट भी कर सकते हैं, देखिए ना, विश्व के 7 महाद्वीप बड़े छोटे के आधार पर। तो पहले नंबर पर आता है एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। चौथा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। 5वां जो है वो कौन सा है? अंटार्कटिका। 5वां अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम बनता है। आप इसे इसी क्रम से देख लेंगे, क्योंकि कई बार इस तरीके से भी सवाल आ जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, चौथा महाद्वीप कौन सा सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ये 2 तो महत्वपूर्ण है ही। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्यतः एशिया पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी कॉन्टिनेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको कुछ अलग अलग आधारों पे पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग हर कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग परिचय ले लेंगे,
एक सामान्य सा परिचय ले लेंगे ताकि आप उसे जान सकें कि वो क्या है महत्वपूर्ण। उसके बाद उससे हम नदियों के आधार पर पढ़ेंगे, जैसे एशिया की नदियाँ, अफ्रीका की नदियाँ, ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ, इस तरीके से। इसके बाद इसके जो प्रमुख पर्वत हैं उन पर्वतों पर चर्चा करेंगे अलग अलग, जैसे एशिया के पर्वत जो प्रमुख पर्वत हैं, यूरोप के पर्वत, अफ्रीका के पर्वत, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के, इनके पर्वतों पर चर्चा करेंगे। तो जब आप नदियाँ, पर्वत, इसके अलावा झीलें जो भी इसमें बनती चली जाएंगी, इनका अध्ययन अलग अलग कर लोगे, एक बार परिचय ले लोगे, और परिचय के बाद जब आप इसका अलग अलग नदियों के आधार पर, झीलों के आधार पर, पर्वतों के आधार पर जब इसका अध्ययन करोगे, तो जब ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी ना, अंत में आप लोग ये देखोगे कि आपका भूगोल लगभग 70% कवर हो चुका है और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिना रटे आप जान जाओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है, उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या हैं, यूरोप में कौन कौन से पर्वत हैं, कहाँ पर हैं, उनकी स्थिति। और बिना मैप के विश्व के भूगोल की पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था आप लोगों से कि एक मैप आप लोग ले लीजिए ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो ले तो लिया ही होगा आप लोगों ने, बहुत आज्ञाकारी शिष्य हो आप, है ना। चलिए, विश्व में एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। आपका पहला पॉइंट बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता का पालना इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मानव सभ्यताओं का पालना, इसे क्यों कहा जाता है, जानते हैं? नहीं आ रहा समझ में? देखिए, विश्व की जितनी भी बेहतरीन सभ्यताएं हैं या प्राचीन सभ्यताएं हैं, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, वो सभी की सभी एशिया में डेवलप हुई हैं। ये देखते हैं कौन कौन से हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हम किसको मानते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है। तो कहाँ पर है ये? एशिया में। कहाँ पे? एशिया में कहाँ पे? देखिए, ये भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान और उसके बाद इराक, ऐसी क्रम बनता है। तो यहाँ पे इराक है। आप विश्व के मैप में देखेंगे, इराक में 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है ना, और आकर के इधर अरब सागर में गिरती हैं। एक है दजला और फराद, दजला और फराद नदियाँ, 2 नदियाँ इराक की प्रमुख, जहाँ सद्दाम हुसैन हुआ करते थे वो इराक है। तो दजला और फराद नदियों के बीच में एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर आता है? एशिया के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये भारत है और ये पाकिस्तान है आज का। तो यहाँ से एक नदी निकल करके इस तरीके से प्रवाहित होती है और अरब सागर में आकर के गिरती है, नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा है। यह भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और इसके अलावा चीन की सभ्यता। तो विश्व की 3 बड़ी सभ्यताएं एशिया में डेवलप हो रही हैं। यही कारण है कि एशिया को क्या कहा जाता है? मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। मानव सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। क्लियर है? एशिया का एक बार परिचय ले लीजिए कि एशिया के चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं। एशिया के पूर्व में सीमाएं, एशिया की सीमाएं आप लिखते जाएंगे इसी तरीके से। मैं हर चीज अलग से बोलूंगा नहीं कि आप लोग ये लिखो, ठीक है ना। आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही है ना उसे लिखते जाइए। एशिया की सीमाएं, तो एशिया की सीमाओं में एशिया के पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर। यहां पर क्या है? प्रशांत महासागर। एशिया के पश्चिम में, एशिया सबसे ज्यादा जो सीमाएं बनती है ना एशिया की, वो पश्चिम वाली ही दिक्कत देती हैं। तो पहले सामान्य वाले देख लेते हैं। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, और एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। अब बात करते हैं एशिया के पश्चिम में। सबसे ज्यादा सवाल जो बनेगा ना आपका वो पश्चिम से बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज पश्चिमी करता है। आइए पश्चिम की सीमाओं को देखते हैं। इस तरीके से जब आकार बने ना,
इसे ये पर्वत को दर्शाता है इस तरीके से। जब भी मैप में बनाए तो समझिएगा कि पर्वत को दर्शाया जा रहा है। तो ये जो है ना, ये है यूराल पर्वत, इसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया के अंतर्गत आता है और रूस में आता है। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस, वैसे विश्व का भी सबसे बड़ा देश रूस ही है। तो रूस के अंतर्गत यूराल पर्वत आता है, यही एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। ये रूस है, यहाँ पे ये रूस है और रूस की सीमाएं यहाँ से होते हुए और ये यहाँ तक मान लीजिए ऐसे आता है। यूरोप में भी इसका विस्तार है, रूस का विस्तार यूरोप। तो यूराल पर्वत आता है पूरा किसके अंतर्गत? रूस के अंतर्गत। यही सीमा बनाता है। ज्यादातर देशों के बीच में जो सीमाएं बनती हैं वो पर्वतों से, नदियों से, झीलों से, इस तरीके से ज्यादातर प्राकृतिक सीमाएं ज्यादातर इस तरीके से बनती हैं। तो एशिया और यूरोप की जो सीमा बनाता है वो पहले तो यूराल पर्वत बनाता है। यूराल पर्वत के बाद यूराल पर्वत से लेकर के और ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इधर देखते जाइए आप लोग, ये जो है इसको कहा जाता है क्या? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। यह है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील है, ये कंफ्यूज भी करता है। सागर हम किसे कहते हैं? सागर जैसे कि ये सागर है, अरब सागर है, तो देख रहे हैं एक सागर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, नाम है सागर, लेकिन एग्जैक्ट सागर नहीं है, ये झील है। और इससे भी ज्यादा कंफ्यूज एक और करता है, ये वाला उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में एक झील है, नाम है अरल सागर, नाम है अरल सागर, अरल सागर, अरल सागर नाम है। ये भी एक झील है, ये भी एक झील है। तो दो झीलें यहाँ पर हैं, लेकिन अरल सागर तो पूरी तरीके से एशिया के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो सीमा बना रहा है वह है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद आप देखेंगे एक काल्पनिक रेखा हम इस तरीके से बनाते हैं और फिर उसके बाद हम यहां आ जाते हैं। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ इस तरीके से है। ये है काला सागर, ये है काला सागर। काला सागर और कुछ नहीं है, भूमध्य सागर का ही हिस्सा है, भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। यानी कि अगर आप नाव से अटलांटिक महासागर से एंट्री करेंगे, यहां से ये जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि से आप पहुंचेंगे भूमध्य सागर में और भूमध्य सागर से नाव लेकर आप पहुंच सकते हैं काला सागर में। आप इसे मैप में देखेंगे ना, आपके पास जो है उसमें बेहतर और बढ़िया से दिखाई देगा। तो ये काला सागर है, ठीक है ना। तो ये भी किसका हिस्सा है? काला सागर। तो ये सीमाएं बन रहा है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, और काला सागर के बाद ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला यहां से इस तरीके से, ये ऐसे, तो ये सारा भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागर का किनारा। ये जो यहां पे हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये एशिया का एक प्रमुख देश है टर्की। टर्की जो है ना वो कहां पर है? वो यहां पर है। तो टर्की होते हुए भूमध्य सागर लगा करके और उसके बाद स्वेज नहर और लाल सागर, यह है आपका लाल सागर, और उसके बाद ये अरब सागर, ये सीमाएं बनाता है। पश्चिम में एशिया की सीमाएं क्या क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, ठीक है ना, लाल सागर, ये इसकी सीमाएं बनाता है। और उसके बाद अरब सागर, अरब सागर तो हो गया दक्षिण में, ठीक है ना। तो वैसे लाल सागर दक्षिण में से मिला हुआ है, समझ पा रहे हैं। ये सीमाएं सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, इसको बहुत ध्यान से नोट कर लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, ये एशिया के पश्चिमी सीमाएं हैं, क्योंकि लाल सागर के बाद अफ्रीका शुरू हो जाता है, भूमध्य सागर तो भूमध्य सागर ही है, और ये दोनों जो है ना, कैस्पियन सागर और काला सागर, तो काला सागर इधर पूर्व में एशिया और काला सागर के उत्तर पश्चिम में
यूरोप है। ठीक इसी तरीके से कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के पूर्व में एशिया और उसके पश्चिम में यूरोप हो जाता है। इसी तरीके से यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया और इसके पश्चिम में यूरोप हो जाता है। ये इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से इसके पहले जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़े थे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ा था आप लोगों ने, महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत भी पढ़ा है। तो इन दोनों में मैंने बताया था कि यूरोप और एशिया का जो भूखंड है वो मिला हुआ है। ठीक है ना, एशिया और यूरोप का जो भूखंड है वो आपस में मिला हुआ है, ये अलग नहीं है। बाकी सभी जैसे कि अफ्रीका है अलग भूखंड है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे भूखंड जो हैं सभी कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग हैं, लेकिन एशिया और यूरोप के भूखंड जो है आपस में मिले हुए हैं। और यही कारण है कि कुछ प्राकृतिक चीजें निर्धारित की गई हैं इनकी सीमाओं के लिए। तो ये सीमा जो है ना इसके चारों तरफ का, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसे ठीक से आप लोग याद रखें, खासकर पश्चिम की सीमा। अगला है कि ये कर्क रेखा है। पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण, जो अगर हम रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इस मैप में नीले कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली है विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश यानी कि कर्क रेखा, ये ऊपर वाली लाइन है, ये 23.5 डिग्री दिख रहा है ना, 23.5 डिग्री भारत के बीच में से होकर के जा रही है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश है। और नीचे 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा। तो एक सवाल यहां पर बनता है कि विषुवत रेखा जो है ये कितने देशों, एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, हल्का सा ऐसे निकाल देंगे इसे। अब देखिए एशिया के कितने देशों से होकर, तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें कुछ लिखने के लायक नहीं है। विषुवत रेखा एशिया के सिर्फ 2 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा एशिया के सिर्फ 2 देशों से होकर गुजरती है, और दोनों देश जो हैं वो द्वीपीय देश हैं, द्वीप समूह है। पहला है ये भारत के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसका नाम है मालदीव। इस देश का नाम है मालदीव। तो एक तो ये मालदीव से होकर गुजरता है। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे, ये इंडोनेशिया है। ये जो है ये इंडोनेशिया है। तो एक ये इंडोनेशिया से गुजरती है। इसमें 13,000 द्वीप हैं। इंडोनेशिया जो बना हुआ है 13,000 द्वीपों से मिलकर के बनता है। अब इसमें सारे दिखाना संभव नहीं है, तो इसलिए जो बड़े बड़े इसके द्वीप हैं उन पर हम लोग बात भी करेंगे, वहां से सवाल भी बनते हैं, उन पर हम लोग मुख्यतः चर्चा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर सारे दिखाना संभव नहीं है। ये याद रखेंगे कि 13,000 लगभग द्वीपों से मिलकर के बनता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया तो 2 देशों से होकर के गुजरता है विषुवत रेखा। एशिया की बात कर रहे हैं हम लोग, खाली एशिया के 2 देशों से होकर गुजरता है विषुवत रेखा। अब एक सवाल यहाँ पर जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर बता दे रहे हैं कि अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि एशिया के किस देश की राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है, तो 2 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? मालदीव और इंडोनेशिया। तो मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है, ये राजधानी बना रहे हैं, यह है माले। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और वो देखिए यहां है, सॉरी यहां है, यह है जकार्ता। ठीक है ना, जकार्ता। तो लिख दें कहीं, यह है जकार्ता। ये 2 राजधानियां हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन दोनों ही इसका सही जवाब नहीं है। दोनों ही इसका सही जवाब नहीं है। ठीक से देखिएगा, ये भारत है। वैसे एशिया में 2 जगह हैं जहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं। इसको कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में जो भी सवाल बनेंगे ना वो यहीं से बनेंगे परीक्षाओं में। ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल बनने की संभावना यहां से है।
तो इसको बहुत ध्यान से देखना होता है। यहां पर कुछ अगर महत्वपूर्ण देशों की बात करें तो भारत, ठीक है ना, भारत के बाद म्यांमार, टी से ये थाईलैंड है, थाईलैंड के नीचे ये कंबोडिया, के फॉर कंबोडिया, इसके ऊपर ये लाओस है, ये जो किनारे किनारे है क्या नाम है इसका, वियतनाम, ये वियतनाम है। और यहां पे ना ऐसे करके पतला पतला ये ऐसे करके नीचे को लटका हुआ है, यह है मलेशिया, यह है मलेशिया। मलेशिया के अलावा एक देश जो इसमें दिखाया नहीं जा सकता, मलेशिया के बिल्कुल यहां पे इस कॉर्नर पे एक देश है और उसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुरी है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुरी है। और सिंगापुर जो है विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है। विषुवत रेखा के सबसे नजदीक एशिया की राजधानी कौन सी है, सिंगापुर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाँ, जकार्ता जो है, जकार्ता किस द्वीप पर है, जकार्ता जो है किस द्वीप पर है, इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है जकार्ता। इंडोनेशिया के कुछ द्वीप जो हैं अभी उन पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल करके। वैसे सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, न्यू गिनी, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और न्यू गिनी, ये इसके कुछ प्रमुख द्वीप हैं। और भी द्वीप हैं इन पर हम लोग आगे चल करके देखेंगे। सुरागासी भी एक प्रमुख द्वीप है इसका, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें 13,000 द्वीप है तो सबके बारे में जानना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। फिलहाल जकार्ता जो है ये किस द्वीप पर है, जावा पर है। जावा द्वीप का नाम है, उसी पर स्थित है जकार्ता। चलिए पहले इंडोनेशिया को ही निपटाते हैं। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? इसके जो सबसे पश्चिम में है इसका नाम है सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहां से 2-3 सवाल बनते हैं जो ठीक से आपको याद होना चाहिए। सुमात्रा, सुमात्रा के बाद दूसरा है जावा, ठीक है ना, सुमात्रा के बाद है जावा। और इसी जावा पर स्थित है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, पूछा जाएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, तो आंसर होगा जावा द्वीप पर स्थित है। तो एक सवाल तो आपका यहां बन रहा है। इंडोनेशिया का सबसे पश्चिम में जो द्वीप है कौन सा है, सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा, इसके बाद है बोर्नियो। ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है ना इसके बाद वाला, ये द्वीप है बोर्नियो। लेकिन बोर्नियो से सवाल बनता है, बोर्नियो से आपका सवाल बनेगा। और बोर्नियो से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो यह है कि बोर्नियो पर ये एक द्वीप जो है ना, इस पर 3 देशों का अधिकार है। बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है। समझ पा रहे हैं आप इसे? कौन कौन से देश हैं? बोर्नियो का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये जो इसके दक्षिण में है, ऐसे इसके 3 हिस्से कर देंगे ऐसे। तो इसका जो दक्षिणी हिस्सा है ये वाला, बोर्नियो का दक्षिणी हिस्सा किधर है? ये इंडोनेशिया के पास है। बोर्नियो का दक्षिणी हिस्सा इंडोनेशिया के पास है। पूछा जाता है कि बोर्नियो का कौन सा भाग किधर है, किसके पास है, बोर्नियो पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो बोर्नियो का दक्षिणी हिस्सा इंडोनेशिया के पास है। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम में है, ये पश्चिमी हिस्सा, इसका पश्चिमी हिस्सा किसके पास है? मलेशिया के पास है, ठीक है ना, इस पर मलेशिया का अधिकार है। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, इसका ये पूर्वी हिस्सा, ये ब्रुनेई कहलाता है, ठीक है ना। इसका जो पूर्वी हिस्सा है क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा यहां मैं लिख दे रहा हूं ब्रुनेई। पूर्वी हिस्सा जो है वो ब्रुनेई कहलाता है। तो इंडोनेशिया के जो प्रमुख द्वीप है उसमें बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। एक महत्वपूर्ण चीज ये बनता है। और अगला सवाल बनेगा कि बोर्नियो पर किन किन देशों का राजनीतिक अधिकार है? तो बोर्नियो पर 3 देशों का राजनीतिक अधिकार है। पहला, इसका पश्चिमी हिस्सा इंडोनेशिया के पास, इसका दक्षिणी हिस्सा मलेशिया के पास,
और इसका पूर्वी हिस्सा ब्रुनेई कहलाता है। ये इसमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। इसके बाद अगला जो द्वीप है ना, उसका नाम है सुरागसी। सुरागसी आप इंपोर्टेंट द्वीप लिखते जाइएगा, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। फिर बोर्नियो के बारे में जो भी इंपोर्टेंट मैंने बताया आप उसे उसी तरीके से नोट कर लीजिएगा कि बोर्नियो पर 3 प्रमुख देशों का राजनीतिक अधिकार है। इसके दक्षिणी भाग पर किसका? इंडोनेशिया का। इसके पश्चिमी भाग पर मलेशिया का, और इसका पूर्वी भाग ब्रुनेई कहलाता है। आप इसी तरीके से नोट करेंगे। इसके बाद इसके प्रमुख द्वीपों में एक द्वीप है सुरागसी। कैसे लिखेंगे? सुमात्रा, जावा, जावा के बाद आपने लिखा बोर्नियो, ठीक है ना। बोर्नियो के बाद यहां पर सुरागसी, सुरागसी, और सुरागसी के बाद न्यू गिनी, न्यू गिनी, सुरागसी के बाद न्यू गिनी। न्यू गिनी इसका एक प्रमुख द्वीप है। अब न्यू गिनी जो है ये भी मजेदार है, यहां से भी सवाल बनता है। न्यू गिनी कौन सा है? सबसे आखिरी वाला जो है ना, न्यू गिनी, इसे न्यू गिनी कहते हैं। न्यू गिनी में से सवाल बनता है कि न्यू गिनी का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम कौन सा? ये पश्चिम हो गया, पश्चिम। तो न्यू गिनी का जो पश्चिमी भाग है वो इंडोनेशिया के पास है। इसका ये हिस्सा जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं। न्यू गिनी का पश्चिमी भाग इंडोनेशिया के पास है। इंडोनेशिया द्वीप समूह है ना, तो इंडोनेशिया के पास है। लेकिन इसका जो पूर्वी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। पूरे द्वीप का नाम है न्यू गिनी। ध्यान दीजिएगा, न्यू गिनी द्वीप पर 2 देश हैं। न्यू गिनी द्वीप पर 2 देशों का राजनीतिक अधिकार है। पहला, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर इंडोनेशिया का अधिकार है, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, समझ पा रहे हैं? पापुआ न्यू गिनी कहलाता है ये रहा आपका इंडोनेशिया से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण सवाल है वो आपके यहां से बन जाएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देशों के नाम बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 7 बड़े देश बताइए। चलिए मैं यहां लिखता हूं। पहला, जोर से बोलिए, कौन सा है? पहला है रूस। दूसरे नंबर पे रूस के बाद रूस के बाद ना अमेरिका कैसे हो जाएगा? अभी 7 बड़े देश याद नहीं है आप लोगों को। रूस के बाद है कनाडा। कनाडा के बाद आता है चीन। चीन के बाद अमेरिका। 5वां ब्राजील। 5वें पे आता है ब्राजील। और उसके बाद 6ठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया। 6ठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और फिर कौन आता है? भारत। 1 2 3 4 5 6 7 विश्व के 7 बड़े देश हैं। ये कौन कौन से? याद कर लीजिए इसी तरीके से। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। परिचय तो अब बताना नहीं पड़ रहा है ना आप लोगों को। रूस कहाँ है? वहाँ है, दिख रहा है आप लोग। कनाडा कहाँ है? ये कनाडा का हिस्सा है। ये 49 डिग्री की लाइन यहाँ से जाती है। ये 49 डिग्री अक्षांश है। 49 डिग्री अक्षांश कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये कनाडा है, और कनाडा यहां से लेके पूरा ऊपर तक फैला हुआ है। और उसके नीचे ये जो हिस्सा है ये यूएसए कहलाता है। तो कनाडा, उसके बाद चीन। चीन कहाँ है? यहां पर भारत के ऊपर यहां चीन है। ब्राजील जानते हैं कहाँ है? अमेरिका देख रहे हैं, ये यूएसए है, ये अमेरिका है। उसके बाद ब्राजील। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है। यहां पर है ब्राजील, यहां पर है ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया देख ही रहे हैं आप लोग, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया। और क्षेत्रफल के आधार पर 6ठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है भारत। एशिया में इसको पढ़ने का क्या मतलब है? एशिया में इसको पढ़ने का मतलब यह है कि विश्व के 7 क्षेत्रफल के आधार पर बड़े देशों में से कितने देश एशिया के अंतर्गत आते हैं, ये सवाल बनेगा। सवाल बनेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर 7 बड़े देशों में से कितने देश एशिया के हैं। एशिया पढ़ रहे हो ना आप लोग? तो रूस
किसके अंतर्गत आता है? एशिया में आता है। चीन किस में आता है? एशिया में आता है। और भारत एशिया में आता है। तो एशिया के 7 बड़े देशों में, विश्व के 7 बड़े देशों में से 3 रूस में आते हैं या रूस में स्थित है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 7 बड़े देश भी आप इस तरीके से लिख लीजिए और इसके आगे एशिया लिख लीजिए, इसके आगे एशिया लिख लीजिए, इसके आगे एशिया लिख लीजिए। 3 बड़े देश जो हैं वो एशिया के अंतर्गत आ रहे हैं। जनसंख्या के आधार पे अगला बनेगा, इसे मिटा लें। जनसंख्या के आधार पे आप 4 बड़े देशों के नाम बताइए विश्व के। जनसंख्या के आधार पे अभी आंकड़ों में चीन ही है, अभी तक आंकड़ों के हिसाब से ना चीन ही चल रहा है। तो विश्व का जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। चीन के बाद कौन आता है? चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है। तीसरे नंबर पे विश्व का तीसरा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूएसए, अमेरिका। और चौथे नंबर पर कौन आता है? चौथे नंबर का जनसंख्या के आधार पर चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। तो वो है इंडोनेशिया। अब इसमें देखिए विश्व के 4 जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देशों में से 3 देश एशिया के अंतर्गत आ रहे हैं। 3 देश जो हैं तो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? एशिया में। चीन, भारत और इंडोनेशिया, ये एशिया के अंतर्गत आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये कोई दिक्कत? क्लियर है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बना नहीं है मैप में अभी फिलहाल। ये अफ्रीका है। और अफ्रीका के यहां पे एक द्वीप है, क्या नाम है इसका? जोर से बोला करो। मेडागास्कर। ठीक है ना? मेडागास्कर। मेडागास्कर आता है किसके अंतर्गत? हिंद महासागर के अंतर्गत। हिंद महासागर का एक द्वीप है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा, मेडागास्कर अफ्रीका में नहीं आता है, एशिया में आता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में है मेडागास्कर। तो ये भी आप इसी तरीके से। वैसे विश्व का कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है ना? ये ग्रीनलैंड है और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार जो है वो डेनमार्क का है। महाद्वीपों के आधार पर ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। जब महाद्वीप पढ़ेंगे ना, आप पढ़ाइए आप लोगों ने, तो मैंने बताया था कि ये जो हिस्सा है ना, ये जो समुद्र अटलांटिक महासागर का पानी जो अंदर को चला गया है, तो ये महाद्वीपों के आधार पर जुड़े हुए हिस्से हैं। इनकी प्लेटें आपस में मिली हुई हैं, अर्थात ये अमेरिकन प्लेट का हिस्सा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब हम देखेंगे तो ये यूरोप का हिस्सा है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि इस पर अधिकार जो है वो किसका है? डेनमार्क का है। और डेनमार्क कहाँ पर है? डेनमार्क यूरोप में है। यूरोप में जो ये हिस्सा दिख रहा है ना ऐसे उठा हुआ, ये डेनमार्क है। ये जो देश है ना, ये वाला, ये डेनमार्क है। और इसका अधिकार है इस पूरे क्षेत्र पर। लोग नहीं रहते यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर एक जनजाति रहती है, एस्किमो। क्या नाम है? एस्किमो जनजाति है एक, और वो यहाँ रहती है। बर्फ के घर में ना रहती है, उनके सारी चीज़ें बर्फ की होती हैं। इग्लू कहते हैं उसे, इग्लू। इग्लू बर्फ का जो घर होता है ना, उसे इग्लू कहते हैं। अलमारी भी बर्फ का ही रहेगा और बिस्तर भी बर्फ का ही रहेगा। सारी चीज़ें उनकी बर्फ की रहती हैं। भौतिक विज्ञान यहाँ पर काम करता है और बाहर का तापमान कम रहता है, अंदर का तापमान अधिक हो जाता है। वो चारों तरफ से ढका रहता है ना, क्योंकि वायुमंडल की हवाएं अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इस वजह से कुछ यहाँ पर है। तो विज्ञान में इसको देखा जाएगा। फिलहाल इग्लू जो होता है बर्फ का घर होता है और उसके अंदर रहा जाता है, उसका तापमान अधिक बना रहता है। तो जो जनजाति पूछा जा सकता है कि ग्रीनलैंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो ग्रीनलैंड की प्रमुख जनजाति याद रखेंगे, क्योंकि आगे हो सकता है ना मिले हम लोगों को। क्या नाम है? एस्किमो। एस्किमो जनजाति जो है यहाँ पर रहती है और ये विश्व का
सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। किस पर, इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क का इस पर राजनीतिक अधिकार है। इसके अलावा एक प्रमुख चीज यहां पर बनता है कि चलिए देशों पर बात कर लेते हैं। यूरोप के, एशिया के सबसे पूर्वी देश, पश्चिमी देश, ऐसे करके। तो एशिया के सबसे पूर्व में कौन सा देश दिखाई दे रहा है? जी, रूस है ना, लग रहा है रूस है। रूस नहीं है। आप लोग मैप देखिए, मैं इसलिए मैं कहता हूं ना कि मैप के साथ पढ़िए। ये चूंकि हमने सब कुछ तो नहीं बना सकते ना बोर्ड पे, ठीक है ना। देन मैंने ये कहा था कि जो इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। और इसके द्वीप जो है ना, ये सब यहां तक फैले हुए हैं, ये सब यहां तक फैले हुए हैं। तो इसका सबसे पूर्वी देश जो बनता है वो इंडोनेशिया बनता है, ठीक है ना। इंडोनेशिया दो बनता है, एक तो सबसे पूर्वी देश और एक सबसे दक्षिणी देश। एशिया का सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया, एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया। एशिया का सबसे उत्तरी देश तो दिख ही रहा है, रूस है। एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस हो जाएगा। कंफ्यूज करता है एशिया का सबसे पश्चिमी देश, जी, एशिया का सबसे पश्चिमी देश है जी, बिल्कुल सही आंसर। एशिया का सबसे पश्चिमी देश, देखिए ये एशिया की सीमा बन रही है ना यहाँ से, तो ये आ गया, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से, और ये भूमध्य सागर हो गया। और मैंने कहा था कि यहाँ तक ये जो देश है ये कौन सा है? टर्की है। तुर्की भी बोलते हैं इसको कई जगह। तो टर्की है। टर्की कहाँ तक है? यहाँ तक है। एशिया का सबसे पश्चिमी देश टर्की है। लेकिन अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज हो जाता है, पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सा है? टर्की की राजधानी अंकारा है। टर्की की राजधानी, अब ये टर्की में मिटा दे रहा हूं, और यहां पर है अंकारा। टर्की की राजधानी अंकारा यहां है। और पश्चिमी, सबसे पश्चिमी देश जो है वह है टर्की। अंकारा किसकी राजधानी है? टर्की की। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि यह भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में यूरोप पढ़ेंगे तो फिर एक बार हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एशिया पढ़ रहे हैं। तो एशिया का एक देश भूमध्य सागर में है। एशिया का एक देश जो है वो भूमध्य सागर के अंदर एक द्वीप पर बसा हुआ है, नाम है साइप्रस। साइप्रस देश जो है ना वो ये है, ये यहां पर गोला, ये दिख रहा है ना, ये साइप्रस। साइप्रस जो है वो यहां है। और साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये साइप्रस है, मैं अंदर ले आता हूं इसके, और यह है निकोसिया। ये साइप्रस की राजधानी है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। तो यहां पर होगा साइप्रस की राजधानी निकोसिया। तो सबसे पश्चिम में कौन हुआ? अगर राजधानी पूछेगा कि एशिया का सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है, तो क्या आंसर होगा? साइप्रस की राजधानी निकोसिया। और सबसे पश्चिमी देश कौन सा होगा? तो टर्की होगा, क्योंकि टर्की यहां तक है, ठीक है ना। और साइप्रस देखिए अंदर चला आया, लेकिन राजधानी में ये सबसे इधर हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से मुझे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे कि एशिया की सबसे पश्चिमी देश टर्की है, लेकिन एशिया का सबसे पश्चिमी राजधानी साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया नहीं, अंकारा क्या है? अंकारा सबसे पश्चिम में नहीं है। देश टर्की सबसे पश्चिम तक आ रहा है, क्योंकि टर्की की सीमा देखिए यहां तक है, ठीक है ना। और अंकारा यहां है, काफी अंदर है, ठीक है ना। और ये साइप्रस, और साइप्रस की राजधानी यहीं पर है, निकोसिया यहां पर है। तो ये सबसे पश्चिम में हो जाएगा। लेकिन देश तो इतना ही बड़ा है ना ये, और टर्की यहां तक है, तो सबसे पश्चिम में आएगा टर्की। लेकिन उसकी राजधानी अंकारा जो है वो काफी अंदर है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ काम मैप में देख करके आप लोग करिएगा,
मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या करके लाना है आप लोगों को। थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा मैप को लेकर के, बहुत ज़रूरी है। एक सवाल जो करना है पॉइंट में नोट करके ना, नीचे जगह थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर लिखेंगे। सवाल पूछा जाता है कि विश्व में भी और एशिया में भी कि एशिया के कौन से देश की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगी हुई है। तो आंसर होता है रूस और चीन। आंसर होता है रूस और चीन। तो आपको होमवर्क यह है कि रूस की सीमा के साथ कौन कौन से देश लगे हैं और चीन की सीमा के साथ कौन कौन से देश लगे हैं। 14 देशों की सीमाएं लगी हुई हैं। संख्या कितनी है? 14 देश की सीमा रूस के साथ भी लगती है और 14 देश की सीमा चीन के साथ भी लगती है। तो 14 देशों की सीमाएं इन दोनों के साथ लगती हैं। अब ये 14 देश कौन कौन से हैं ये आप लोगों को सर्च नहीं मारना है, मैप में ढूंढ करके लिखना है, तब ये ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में और अच्छा भी लगेगा। ढूंढ लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई। गूगल कर लोगे ना तो सीधे सीधे गूगल मिल गया आपको, उससे मजा आएगा नहीं आपको। तो गूगल नहीं करना है, आपने मैप में ढूंढना है। मैप में जब आप इसे ढूंढोगे तो याद होंगी वो, और प्लस उसका लोकेशन पता चलेगा। एक आध अगर छूट गई आपसे तो उसको मैं लोकेट कर दूंगा कि वो कहाँ पर है, तो बिल्कुल वो याद हो जाएगा। देशों के नाम कभी पूछे नहीं जाएंगे कि किन किन देशों की सीमा रूस से लगी हुई है। ये इसलिए है कि आपको मैप की समझ हो। जब तक आपको विश्व का भूगोल पढ़ते हुए मैप की समझ नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए खनिज पढ़ा रहे हैं हम, नदियाँ पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं और उसमें हम बोल रहे हैं कोई चीज, जैसे यूक्रेन में गेहूं सबसे ज्यादा होता है। अब आपको पता ही नहीं यूक्रेन कहाँ है। यूक्रेन की सीमा रूस से लगी हुई है, एक देश बता दिया हमने, चीन भी लगा हुआ है। चीन और एशिया, चीन और रूस के बीच में यहां पर एक देश है मंगोलिया। मंगोलिया है, चीन है, बहुत सारे देश हैं। तो उन देशों को आप लोग देख करके नोट कर लेंगे। इसके अलावा एक और होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। ये भूमध्य सागर है, ये है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से यहां से लेकर के और यहां तक ये अफ्रीका है, और अफ्रीका का यहां पर एक देश है इस तरीके से, इसी तरीके से सीमा भी बनती है सीधे सीधे बिल्कुल। उसका नाम है मिस्र। उसका नाम है मिस्र, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मिस्र की जो सीमा है ना वो यहां तक है। मिस्र में सुएज नहर बनाया गया है, अभी हम लोग सुएज नहर पर भी बात करेंगे, फिलहाल वो यहां तक है। मिस्र जो है ये अफ्रीका का देश है। मिस्र जो है ये किसका देश है? अफ्रीका का देश है। तो मिस्र को छोड़ करके बाकी भूमध्य सागर में यहां से लेकर के यहां तक ये जो देश लगे हुए हैं यहाँ पे, इन देशों को भी आप लोगों को लिखना होगा। भूमध्य सागर से लगे एशिया के देश लिख लीजिए, भूमध्य सागर से लगे एशिया के देश। जैसे इजराइल लगा हुआ है यहाँ से, इजराइल, टर्की भी हम बात कर रहे थे ना, टर्की है यहाँ पे, तो तुर्की हो गया, इजराइल हो गया। तो साइप्रस तो भूमध्य सागर में ही है, साइप्रस जो है तो भूमध्य सागर में ही है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। सीरिया इसी के अंतर्गत आता है। तो और दो चार और हैं, आप उसे देख करके लिखेंगे कि भूमध्य सागर से लगे हुए एशिया के जो देश हैं कौन कौन से हैं। ये 2 होमवर्क आप लोगों को करके लाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने बताया था अरल सागर किन 2 देशों से घिरा हुआ है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान मैं यही लिख दे रहा हूं, ऊपर का हिस्सा जो है ना इसका ऐसे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे जो सागर है ना ये बड़े कमाल के होते हैं और छोटे छोटे सवाल यहीं से बन जाते हैं। जैसे अरल सागर किन 2 देशों की सीमाओं से लगा हुआ है या किस देश की सीमा से लगा हुआ है? तो याद रखेंगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें कजाकिस्तान जो है ये एक और इंपॉर्टेंट चीज बनाता है। कजाकिस्तान जो है इससे एक और सवाल बन जाता है, इसी तरीके से सवाल बनते चले जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? सवाल बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध देश का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई समुद्री सीमा ना बनती हो, जिसकी कोई
समुद्री सीमा ना बनती हो। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे भारत है, भारत की समुद्री सीमा बन रही है, चीन है, चीन की समुद्री सीमा बन रही है, जापान है, जापान की समुद्री सीमा बन रही है, सबकी समुद्री सीमाएं बनती हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जो बीच में है, छोटे छोटे, और उनकी समुद्री सीमा कोई नहीं बनती, उनमें कोई समुद्र से लगे हुए नहीं है। तो ऐसे देशों की यहां पर बात हो रही है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो स्थल रुद्ध देश है वो कौन सा है? कजाकिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है। दूसरा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश मंगोलिया है। ये एम फॉर मंगोलिया। मंगोलिया रूस और चीन से दबा हुआ है, दोनों तरफ से घिरा हुआ है मंगोलिया। तो स्थल रुद्ध देशों में दो प्रमुख देश हैं, कजाकिस्तान और मंगोलिया। इसी मंगोलिया का जो पठार है ना, यहीं से एक नदी निकलती है और रूस और चीन की सीमा बनाती है। आमूर नदी नाम है इसका। ये नदी है आमूर। नदियों पर बात करेंगे हम लोग अच्छे से ना, तो और डिटेल में बात होगी और एग्जैक्ट लोकेशन पर भी पता चलेगा। तो आमूर नदी एक इंपॉर्टेंट नदी के अंतर्गत आता है, जो फिलहाल मंगोलिया के पठार से निकलता है और रूस और चीन की सीमा बनाता है। रूस और चीन की सीमा बनाते हुए इस पर गिरता है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट है जापान। जापान कहाँ है? ये जापान है। जापान भी द्वीप समूह है। जापान जो है ये भी द्वीप समूह है और इसमें कुछ प्रमुख द्वीपों की अगर हम बात करें तो इसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं। सबसे ऊपर होक्काइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा है शिकोकू, ठीक है ना, और चौथा है क्यूशु। ये जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं। अब इसमें सवाल क्या बनते हैं? इसमें से सवाल यह बनता है कि जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो यहां है, ठीक है ना। किस पर है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान में 2 द्वीप और 2 स्थान जहां पे परमाणु हमले यहां पर किए गए थे, हिरोशिमा नागासाकी। तो यहां से सवाल बन जाता है कि हिरोशिमा कहां है और नागासाकी कहां है। तो इसमें से जो शिकोकू है इस पर स्थित है हिरोशिमा, ठीक है ना, इस पर स्थित है हिरोशिमा, और क्यूशु पर है नागासाकी, ठीक है ना। नागासाकी कहां पर है? क्यूशु पर है। ये भी पूछा जाता है। ये तीनों द्वीप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जापान के द्वीप समूहों में से बनने वाले सवालों में से इंपॉर्टेंट सवाल है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंसर होगा होन्शु। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु पर स्थित है। जापान हिरोशिमा जापान के किस द्वीप पर स्थित है? या फिर नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? यहां से भी सवाल बन जाते हैं। ये रहा आपका जापान से जो बनने वाले सवाल है ना, यही है। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट्स पर बात करें तो जापान के नीचे एक और द्वीप समूह है और उसका नाम है फिलीपींस द्वीप समूह। फिलीपींस, ठीक है ना, फिलिपाइन द्वीप समूह उसको कहा जाता है। फिलीपींस द्वीप समूह के जो प्रमुख द्वीप हैं वो 3 प्रमुख द्वीप हैं। फिलीपींस द्वीप समूह में लुजाने, फिलीपींस में ध्यान दीजिए इधर, लुजाने, अगला है मिंडानाओ, तीसरा है समर। ये तीनों जो द्वीप हैं, ठीक है ना, ये सब यहीं पे है, छोटे छोटे द्वीप, ये फिलीपींस द्वीप समूह कहलाते हैं। इसमें फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। पूछा जाएगा कि फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर स्थित है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है लुजाने पे, यहां पर है मनीला। समझ पा रहे हैं आप लोग? फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर स्थित है? लुजोन करके है। ये गलत लिख दी क्या? ये लुजोन है, लुजोन, ठीक है ना, लुजोन द्वीप है। तो लुजोन द्वीप पर है मनीला जी। ये जो
फिलीपींस द्वीप समूह आपको दिख रहा है ना, इसके पूर्व में, फिलहाल जो लिखा हुआ मिटा लें, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, है यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये फिलीपींस द्वीप है, और फिलीपींस द्वीप के पूर्व में एक और द्वीप है, यहाँ पूर्व में एक और द्वीप है, और उसका नाम है कैरोलाइन द्वीप। आप विश्व के मैप में जो ओरिजिनल वाला है उसमें आप लोग देखेंगे फिलीपींस द्वीप समूह के पूर्व में एक द्वीप होगा जिसका नाम है, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, कैरोलाइन। और इसी कैरोलाइन द्वीप के पास में यहाँ पे दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। क्या नाम है? मेरियाना गर्त। गर्त मतलब होता गड्ढा, ठीक है ना, मेरियाना गर्त। ये लोकेशन जो है ना मेरियाना गर्त का, ये याद रखेंगे। कहाँ पर है ये? फिलीपींस। कैसे लिखेंगे? फिलीपींस द्वीप समूह के पूर्व में कैरोलाइन द्वीप है, कैरोलाइन द्वीप के पूर्व में मेरियाना गर्त स्थित है, जो कि विश्व का सबसे गहरा स्थान है। समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। अगर समझ में, अर्थात एवरेस्ट जो है ना पूरा इसके अंदर आ जाएगा। एवरेस्ट तो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि एवरेस्ट तो 8,848 ही तो है, और ये 11 है ना, तो वो 9.5 किलोमीटर मान लीजिए, 8.5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर में अगर देखा जाए तो, और ये 11 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर फिर बच जाएगा, तो एवरेस्ट भी आ जाएगा, और बाकी उसके अलावा छोटे मोटे और है ना जो, वो भी आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो बहुत गहरा ये विश्व का सबसे गहरा स्थान है। इसके अलावा दूसरा मैंने कल बताया था, पेरू टेंच। पेरू टेंच जो है वो कहाँ पर है? यहाँ पेरू है, ये दक्षिण अमेरिका में पेरू है, यहाँ प्रदेश है पेरू, और पेरू के बगल में यहाँ पर एक बनता है गहरा स्थान, उसका नाम है पेरू टेंच, ठीक है ना। खैर उससे तो हम लोग दक्षिण अमेरिका में पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पर फिलहाल जरूरी था, ठीक है ना। इसके अलावा एशिया में अगला जो महत्वपूर्ण बनता है ना, वो स्वेज नहर से सवाल बनता है। स्वेज नहर से, स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। स्वेज नहर जो है एशिया, और ये सवाल बनता है कि एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो एशिया और अफ्रीका को यहाँ पर बनाया गया है स्वेज नहर। ये स्वेज नहर जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। 1869 में स्वेज नहर की स्थापना की गई थी। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ है? 69। सही है। ये हिंदी वाला जो होता है ना, बड़ा मजेदार होता है। 1869। इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। 69 बोल दो, 59 बोल दो, 79 बोल दो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 1869, महात्मा गांधी का जन्म भी इसी साल में हुआ था। पता है आपको? महात्मा गांधी का जन्म जो है वो भी इसी साल में हुआ था। एक सवाल याद रखिएगा अलग से, इंपोर्टेंट टाइप का। तो 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। बाद में बड़ा विवाद रहा था स्वेज नहर को लेकर के कि किसके कब्जे में रहेगा ये, और 1956 में, 2 डेट इसमें इंपोर्टेंट होते हैं, 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि देखिए ये किसका है, ये कौन सा देश है? यह है मिस्र, ठीक है ना। तो अब ये मिस्र के अधिकार में हो गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अब ये मिस्र के अधिकार में है। अर्थात अब यहां से कोई जहाज आ रहा है। पहले क्या होता था कि अगर अमेरिका से या यूरोप से, अगर यूरोप से भारत आना है, ऐसे समझिए, यहाँ ब्रिटेन है, ब्रिटेन, यहाँ पर ब्रिटेन है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन से भारत आने का तरीका क्या होगा? ये ऐसे करके होगा। समझ रहे हैं कितना ज्यादा घूमना है? अब क्या करना है? ब्रिटेन से यहां से घुसेंगे और भूमध्य सागर होते हुए और स्वेज नहर पार करके और लाल सागर में, और लाल सागर के बाद अरब सागर, अरब सागर के बाद भारत। तो ये कितना रास्ता बच गया? ये एक प्रमुख चीज है। स्वेज नहर बनाने का एक प्रमुख कारण यही था, ठीक है ना, ताकि ये जो दूरी है ना ये खत्म हो जाए। तो चूंकि यहां से बहुत सारी जहाजें जाती हैं, तो अगर इस स्वेज नहर पर किसी का अधिकार हो जाए तो क्या होगा? स्वेज नहर पर अगर अधिकार हो जाएगा तो उससे फायदा ये होगा कि उस देश का जो रेवेन्यू है, उसकी जो आर्थिक आय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस पर इजराइल और मिस्र दोनों अपना अपना दावा पेश करते रहे बहुत समय तक।
इसको लेकर के अरब में जो खाड़ी युद्ध होते रहते हैं वो भी इसका एक कारण रहा है, सुएज नहर, ठीक है ना। अब तो खैर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अंततः 1956 में ला करके और सुएज नहर जो है उस पर राजनीतिक अधिकार दे दिया गया, किसको? मिस्र को, ठीक है। तो अब वर्तमान में ये मिस्र के अधिकार। इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, सुएज नहर की लंबाई 162 किलोमीटर इसकी लंबाई है सुएज नहर की। ये आप लोग लिख लीजिएगा। 3 चीजें सुएज नहर से पूछी जाती हैं। पहला, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में। इसको नेशनलाइज कब किया गया, निराष्ट्रीकरण इसका कब हुआ? तो 1956 में, ठीक है ना। ये कितना लंबा है? तो 162 किलोमीटर ये लंबा है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ ना, वो किस देश पर इसका राजनीतिक अधिकार है? तो मिस्र का इस पर राजनीतिक अधिकार हो जाता है। क्लियर है? एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बनता है कि एशिया में कितने देश हैं, कुल कितने देश हैं? ये सबसे पहले कराने वाला सवाल था, ठीक है ना। ये सबसे आखिरी में करा रहे हैं। एशिया में कुल कितने देश हैं? हाँ, एशिया में टोटल 48 देश हैं। 48 कंट्री हैं टोटल आपके एशिया में, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लगभग एशिया का परिचय जो है आपका समाप्त हो गया। एक चीज और जान लीजिए, किसी भी देश या कोई भी भूखंड जो है, इस भूखंड का जो आखिरी सिरा होता है, ये वाला, जैसे ये ऐसे करके जा रहा है ना, ये वाला हो गया, या ये भारत का ये हो गया, ऐसे करके इस तरीके से जो कॉर्नर बनता है, क्या बोलते हैं इसको? कैप कैमरीन करके बोला जाता है। इसको बोला जाता है कैप कैमरीन। ये कुछ अलग से चीज बता रहे हैं, आप लोग याद रखेंगे इसको, कैप कैमरीन। और यही कारण है कि भारत में यहां पर जो बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ना कुमारी अंतरिम। इसको हिंदी में अंतरिम कहा जाता है, हिंदी में अंतरिम कहा जाता है। समझ में पा रहे हैं? तो भारत में यहां पर बनता है, अफ्रीका में यहां पर बनता है। अफ्रीका में जो यहां पर बनता है ना, उसका क्या नाम है? उत्तर मासा। यहां पर है जो उत्तर मासा अंतरिम यहां पर बनता है। और भारत, फिलहाल तो ये अफ्रीका में हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन भारत में यहां पर जो बनता है उसको हम बोलते हैं कुमारी अंतरिम। तो भी एक इंपॉर्टेंट चीज था जो ये हो गया। एशिया में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी जान लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जापान पर बात कर रहे थे ना। ये देख रहे हैं, रूस 3 तरफ जल से घिरा हुआ जो स्थान होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। 1 2 3 तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे ही 1 2 3 भारत भी ऐसे घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप है, ठीक है ना। इस प्रायद्वीप का नाम पूछा जाता है कई बार। इसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। इसको कहते हैं कमचटका प्रायद्वीप। अब इसके चारों तरफ जो सागर है ना, सागरों में, नदियों में भी जब हम लोग आएंगे वहां पर भी बात करेंगे। आमूर नदी आकर के यहीं पर गिर रही है, ठीक है ना, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये कमचटका प्रायद्वीप जो है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी कमचटका प्रायद्वीप का ही हिस्सा है जापान। समझ रहे हैं? यहां पर एक कमचटका प्रायद्वीप ना यहां पर समुद्र में घुस गया है, ठीक है। फिर उसी के जो उभरी हुई चोटियां हैं वो जापान बनाता है, और उसी की उभरी हुई चोटियां फिलीपींस बनाता है। समझ रहे हैं? तो कमचटका प्रायद्वीप से होते हुए ये हिस्सा, और फिर ये ऐसे करके इधर को आता है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के और जापान तक, ये ऊपर वाला कौन सा था? होन्सु, ठीक है ना, क्यूशु, शिकोकू, और पहला वाला है होक्काइडो। तो यहां से लेकर के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के और जापान तक, यहां पर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? क्यूराइल द्वीप। यहां पर है क्यूराइल द्वीप, ठीक है ना। ये ठीक से याद रखेंगे, क्यूराइल द्वीप समूह। और उसके बाद नीचे हम आते हैं तो जापान आ जाता है। ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपका एशिया का एक सामान्य सा जो परिचय है महत्वपूर्ण, वो आपका पूरा हो गया, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में।